वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हम 7 अक्टूबर 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। डिफरेंस आज हमारे टेबल के ऊपर हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रियल एस्टेट सेक्टर और लोन मोराटोरियम। सीसीआई ने जियो और एफबी को उनके बीच में जो डील हुई है उसको अप्रूवल तो दिया था, लेकिन एक वार्निंग भी दी है। तो ये वार्निंग क्या है? मॉरिशस और एफडीआई, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और लास्ट में एक स्पेशल टॉपिक है, दिस वन इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिफरेंस स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स जो है ये सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। और 16 अक्टूबर तक हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर ईएमआई की ऑफर अवेलेबल हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं देन डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में गवर्नमेंट ने क्लियरली ये बता दिया है कि जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेवर है ये रियल एस्टेट सेक्टर को नहीं मिलेगा। कि गवर्नमेंट उनको वेवर, उनके जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जो वेवर दिया है, एमएसएमईज को वेवर दिया है, एजुकेशनल लोन्स हैं, छोटी जो लोन्स हैं 2 करोड़ के से कम वाली जो लोन्स हैं उनको गवर्नमेंट ने वेवर दिया है। लेकिन यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर को गवर्नमेंट वेवर नहीं देगी। उसके पीछे गवर्नमेंट ने एक रीज़न भी दिया है। गवर्नमेंट ने यह बताया है कि रियल एस्टेट सेक्टर को ऑलरेडी ये स्वामी ही जो हैं, स्वामी यानी कि स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, तो इस फाइनेंशियल सपोर्ट में, इस फंडिंग सपोर्ट में ऑलरेडी रियल एस्टेट सेक्टर जो हैं उनको इसका बेनिफिट मिल चुका है। ये जो स्वामी है उसमें सरकार जो है उसने 10,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे ताकि वे सारे घर जिनका कंस्ट्रक्शन रुक गया था तो उनका कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू किया जा सके। कीप दिस फिगर इन योर माइंड, 10,000 करोड़ रुपीज़ फॉर स्वामी। और स्वामी जो है इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसे भी इजी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ये लोन मोराटोरियम जो है ये 6 महीनों के लिए जो दिया गया था, जिसका एंड 31 अगस्त पर हुआ है। आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स यू नो मैनी थिंग्स अबाउट लोन मोराटोरियम, क्योंकि इसके पहले भी हमने इसके बारे में काफ़ी चर्चा, डिस्कशन जो है वो कर ली है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राजीव महर्षि साहब की जो पैनल थी उनके रिकमेंडेशंस और केवी कामत कमेटी ने जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर रिकमेंडेशंस दिए हैं, तो ये रिपोर्ट्स को या फिर इनके रिकमेंडेशंस को जो है वो सबमिट करने वाली हैं। फिर बात करें सीसीआई ऑन जियो एफबी डील के बारे में। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पर बहुत सारी खबरें रिलायंस के साथ जुड़ी हुई थी कि इस कंपनी ने रिलायंस में इतने पैसे इंजेक्ट किए, इस कंपनी ने रिलायंस का इतना स्टेक खरीदा। तो फेसबुक ने भी आई थिंक इट वाज इन जून 2020 फेसबुक ने जून 2020 में ही फेसबुक ने एक बहुत बड़ा स्टेक जो है, स्टेक यानी कि एक हिस्सा जो है वो रिलायंस का ख़रीदा था और इसको ग्रीन सिग्नल भी दिया था सीसीआई ने। डिटेल्स हैं मेरे पास एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो देखिए, सीसीआई हैड अप्रूव्ड the acquisition of a 9.99% stake in Reliance Industries Limited owned Jio platforms by Facebook entity Jadoo for 43,574 crore rupees in June 2020। तो ये ग्रीन सिग्नल इस डील को दिया था सीसीआई ने। लेकिन यहाँ पर सीसीआई ने एक वार्निंग भी दी है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अर्ली वार्निंग है। वार्निंग ये है कि फेसबुक को ये बताया है और रिलायंस को भी बताया है कि आपकी ये जो डील है तो उसमें मेक श्योर करें कि आप जो डेटा है, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप का जो डेटा है वो फेसबुक के पास है और रिलायंस के पास रिलायंस एंड व्हेन आई से रिलायंस आई एम टॉकिंग अबाउट जियो, तो लगभग 33% 35% जितने लोग जो हैं वो हमारे देश में मोबाइल यूज़र्स जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जियो का। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर इट इज़ अराउंड 35%। सबसे बड़ा मार्केट शेयर जो है वो फ़िलहाल जियो के पास है, एज वी नो राइट। फॉरगेट अबाउट द फिगर्स, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि सबसे बड़ा यूज़र बेस जो है वो मीन्स मार्केट शेयर जो है सबसे ज़्यादा जियो का है।
तो डेटा तो जनरेट वो भी करते हैं, डेटा उनके पास भी आता है। तो मेक श्योर करें कि आप डेटा का गलत इस्तेमाल ना करें। आपकी डील जो है वो सही है, लेकिन डेटा के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर फेसबुक ने सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये एश्योरिटी दी है कि ये जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है ये डेटा खरीदने के लिए या फिर डेटा का एक्सेस करने के लिए नहीं खरीदा है। हाँ, जियो और फेसबुक के बीच में डेटा एक्सचेंज होगा, लेकिन ये लिमिटेड डेटा होगा। लिमिटेड डेटा यानी कि ये जो डेटा है ये ट्रांजैक्शंस के साथ जुड़ा हुआ होगा, लोगों की पर्सनल डिटेल्स और ये सारी चीज़ें नहीं होगी। बिजनेस के साथ जुड़े हुए जो कुछ डेटा हैं वही इसमें यूज़ किए जाएंगे। CCI warned both sides that anti-competitive conduct resulting from data sharing in the future could be taken up by the regulator। इसने ये बताया है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई इन द सेंस के ऐसा कोई इश्यू फ्यूचर में CCI के पास जो है वो नहीं आना चाहिए। आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे एंटी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन market में create हो। The Facebook unit told CCI that neither company will acquire each other's data according to the order dated 24th June। 24 जून को Facebook ने यह भी बताया था कि दोनों कंपनीज जो हैं वो एक दूसरे से डेटा एक्वायर नहीं करेंगे और सिर्फ लिमिटेड डेटा ही इसमें शेयर किया जाएगा। मॉरिशस FDI। नाउ द थिंग इज, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमारे देश में एक बॉडी है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF जो है ये इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के स्टैंडर्ड्स को सेट करती है FATF। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये क्लियरली बता दिया है कि आप भारत में एक फाइनेंस कंपनी स्थापित नहीं कर सकते, एक बैंक यहाँ पर स्थापित नहीं कर सकते, या फिर बैंक इक्विवेलेंट कोई फाइनेंशियल कंपनी है वो स्थापित नहीं कर सकते अगर FDI जो है वो मॉरिशस से आ रहा है। तो मॉरिशस या फिर इसके अलावा दूसरे ऐसे जो भी देश हैं जहां पर FATF के बताए हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता, तो वहां से पैसे जो हैं उसका इस्तेमाल आप यहां पर हमारे देश में बैंक की स्थापना या फिर फाइनेंस कंपनी की स्थापना करने के लिए नहीं कर सकते। यह मैं इसलिए इतना क्लियरली आपको बता रहा हूं क्योंकि क्या इसका मतलब यह है कि मॉरिशस से FDI नहीं आ सकता? नॉट एट ऑल। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, राइट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मॉरिशस से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो सकता है। अगर आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं तो आप सेबी के साथ रजिस्टर भी कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर सेंट्रल बैंक यानी कि RBI ने जो डिसीजन लिया है वो है सिर्फ फाइनेंस कंपनीज को लेकर, राइट। बैंक या फिर फाइनेंशियल कंपनीज अगर आप यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं तो ऐसे कोई भी देश जहाँ पर FATF के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते, उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता, तो आपको परमिशन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं देगी। तो एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि सेबी ने कोई इतना ख़ास स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं उठाया, लेकिन RBI ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप यहाँ पर उठाया और इसके पीछे मेन रीज़न जो है वो है राउंड ट्रिपिंग, राइट। राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स। इसमें होता ये है कि आपने पैसे जो हैं टैक्स पे नहीं किया, कुछ भी करके पैसे बाहर भेज दिए, फिर एक देश में गए, दूसरे देश में गए, फिर मॉरिशस जैसा देश जहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, इन द सेंस वहाँ पर आपको टैक्स पे नहीं करना है, तो पैसा यहाँ आया और फिर ये पैसा जो है वो वापस इसी व्यक्ति के पास पहुँच जाएगा। तो राउंड ट्रिपिंग यानी कि घूम घूम कर ये पैसा उनके पास आ जाएगा। 100 करोड़ रुपए अगर इस व्यक्ति ने बाहर भेजे थे तो भले ही उनके पास 80 करोड़ आ जाए, 85 करोड़ आ जाए, लेट्स से 90 करोड़ आ जाए, तो 10 करोड़ रुपए में ये सारे के सारे पैसे जो हैं वो लीगल हो जाएंगे। कंपेयर टू टैक्स अगर पे करते तो 30% शायद या फिर उससे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता, राइट। तो ये राउंड ट्रिपिंग जो है ये चीज़ ना हो, इसको रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया है। क्योंकि होता यह है कि बैंक्स, अगर अब लेट्स से आप कोई बैंक खोलने वाले हैं तो फिर आप मार्केट में से भी पैसे लेंगे। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फाइनेंशियल कंपनी आप खोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि हमें यहाँ से पैसे मिल रहे हैं, हमारे ये इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ सकते हैं। राउंड ट्रिपिंग का पैसा जो है वो इसमें इजीली फिट हो सकता है। इन शॉर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि भारत जो है ये
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ी हुई जो ग्लोबल समिट है उसका होस्ट है, हमारे देश में इसकी होस्टिंग की जा रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक्सप्रेस किया है या एक एश्योरिटी दी है कि गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिलेगा, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होलसम डेवलपमेंट और रेगुलेशन में भारत सरकार जो भी कर सकती है वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बिज़नेस के साथ साथ फ्यूचर में बहुत सारी जगहों पर वेपन्स हैं एंड यू कैन नेम इट, प्रोडक्शन में, बैंकिंग में, हर जगह पर हमें फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा कम उपयोग देखने को मिलेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका एक कंट्रोल हो, इसका एक रेगुलेशन हो और G20 देश जो हैं इन्होंने कुछ गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट भी किया है। The first thing India needs to do is to put in place a robust data protection framework. डेटा जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ऑक्सीजन का काम करता है। जिस प्रकार का डेटा फीड करेंगे उस प्रकार से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर पाएंगे। इट्स लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं जो मेरी समझ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, तो एक बच्चा जो है आप जैसे संस्कार, जैसे एग्जांपल्स, जैसा बिहेवियर, जैसा एनवायरनमेंट एक बच्चे को प्रोवाइड करेंगे वैसा वो बच्चा फ्यूचर में चांसेस हैं कि बड़ा होकर वो जो एनवायरनमेंट मिला है उस हिसाब से उनकी थिंकिंग और सारी चीज़ें होगी जो आपने सिखाया है। अगर आपने नेगेटिव चीज़ें सिखाई है तो आउटकम नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चीज़ें सिखाई हैं तो हो सकता है कि आउटकम पॉजिटिव हो। इन द सेम वे जिस प्रकार का डेटा आप इसमें यूज़ करेंगे उस हिसाब से AI का जो डेवलपमेंट है वो होगा, उस प्रकार के उसके एल्गोरिथम्स होंगे। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबिलिटी जो है AI का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। USA में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए और वहाँ पर जो रेशियल चीज़ें जैसे कि गोरे, काले, ये जो अलग अलग कलर के लोग हैं, तो जो रेसिज्म USA की सोसाइटी में है, हमारे यहाँ पर कास्टिज़म है तो वहाँ पर रेसिज्म है। तो हमारे यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रेसिज्म तो नहीं है लेकिन कलर को लेकर तो इश्यूज चलते हैं हमारे देश में। एनीवे, तो USA में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उसमें ये डेटा जो फीड किया गया था तो उसमें थोड़ा रेशियल चीज़ें सिखाई गई थी और फिर वहाँ पर कुछ इश्यूज क्रिएट हुए थे। तो वी हैव टू मेक श्योर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये सेफ़ हो, सिक्योर हो, ट्रेसेबिलिटी हो, ताकि पता चले कि किसने और कैसे इस प्रकार का डेटा जो है वो इसमें फीड किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दुनिया के सामने रखा है कि वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये नॉन स्टेट एक्टर्स के पास ना पहुंच जाए, जैसे कि आतंकवादी ग्रुप हैं, ऐसे कुछ संगठन हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि उनके हाथों में ये टेक्नोलॉजी जो है वो ना आ जाए। अब प्रश्न ये है कि उनको हम कैसे रोक पाएंगे, इसके बारे में आज से ही हमें सोचना चाहिए। द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सक्लूड्स चाइना। ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप है इसमें चाइना इसका पार्ट नहीं है, लेकिन वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि चाइना में एक बहुत ही कटिंग एज लेवल के ऊपर, एक बहुत ही एडवांस लेवल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च चल रही है। तो चाइना को इसके बाहर रखना सेफ्टी होगी या फिर मूर्खता होगी, ये तो आने वाला कल या फिर आने वाला वक्त ही बता सकता है। And that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. Lecture को दूसरे students के साथ share ज़रूर कीजिएगा. I'll see you soon with another video. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.